हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। और आज हम लोग करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिवीजन। ये सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अपने सेंट्रल आइडिया या समरी याद करते हैं, समरी लर्न कर रहे होते हैं, या पूरे चैप्टर की समरी हमको पता होती है, किसी मूवी की स्टोरी हमको पूरी तरीके से पता होती है, हम 10 मिनट में उसकी स्टोरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे से हमको हैबिट यही डालनी है कि हम जितने भी फिजिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनकी समरी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एग्जैक्ट हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। अगर ये हम करना सीख जाएंगे तो बोर्ड आते आते मेरे पास हर चैप्टर मेरे दिमाग में होगा और उसकी समरी हमारे दिमाग में होगी कि हम लोग किस पॉइंट को कहाँ पर पढ़ते थे और किस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ पर करते थे। तो ये अपनी हैबिट में लाना है कि हर चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में हम लोग उसकी एक समरी पढ़ें या मैं आपको पढ़ाई करूँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसका टॉपिक है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, ये हमको मालूम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करते हैं जब चार्ज होता है रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट, और जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं यहाँ पर चार्ज किस में होता है, मोशन में, चार्ज एट मोशन। और इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के बाद में, जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जबकि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी में गॉस लॉ, और पूरी स्टडी चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज के क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि एक फिजिक्स के एक ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है। यहीं पर हम लोगों ने बहुत सारे इसके इफेक्ट पढ़े चार्ज के, कि चार्ज के पीछे फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है, वो फील्ड जनरेट होने के पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा तमाम तरह के सिस्टम पढ़े, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है जब सरफेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख रहे थे। तो ये सारे इफेक्ट थे इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पीछे। यानी कि एक बात कंफर्म हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, हम लोग यहाँ पर स्टडी किसके कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। यानी कि सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर चार्ज, या इसको बोलें इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को सिंपल ये समझ लीजिए, जिस तरीके से कोई भी मैटर होता है, कोई मटेरियल होता है, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसका कोई ना कोई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता होगा। उसी तरीके से चार्ज भी क्या होता है, एक पार्टिकल होता है मटेरियल का, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, अगर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में पाई जाती है, जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, सेमीकंडक्टर भी होते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी किसी मटेरियल में पाई जाती है तो इसी प्रॉपर्टी के पीछे, इसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के पीछे वो मटेरियल क्या होता है, या तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक उसका बिहेवियर होने लगता है, या मैग्नेटिक बिहेवियर होने लगता है। तो ये जो चार्ज, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए किसी भी मटेरियल पर। यानी कि कोई भी मटेरियल इस प्रॉपर्टी के पीछे, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म दोनों को क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है, उसकी प्रॉपर्टीज आने लगती हैं उसके अंदर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज बोला गया है हमारा, या स्मॉलेस्ट चार्ज बोला गया है, माना गया है फिजिक्स में फंडामेंटल चार्ज, वो बोला गया है 1 इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो सिंबल होता है चार्ज का, वो सिंबल होता है Q, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। इसकी यूनिट होती है कूलम और इसका सिंबल होता है Q। अब इसी चार्ज के बारे में हमको कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़नी होती हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब सीधी सी बात है, ये एक छोटा सा कोई पार्टिकल होता होगा तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी।
तो हम लोग बात करते हैं इसकी चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्ज क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। अब कंजर्वेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई क्लास 11th में। तो कंजर्वेटिव होने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी चीज़ कंजर्वेटिव होती है वो नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डेवलप्ड, ना उसको डिस्ट्रॉय कराया सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है, बस उसको क्या करा सकता है, चेंज करा सकता है, या उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई एक स्लाइडर है, यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख दूँ और इसमें अगर मैं कुछ चार्ज इसके अंदर रख दूँ और इसको ऊपर से मैंने पुश किया, ये गिरता हुआ इस तरीके से राउंड होता हुआ ये बाय द वे इस पोजीशन में आ गया, इस पोजीशन में। तो अभी भी अंदर जो भी चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, नेट चार्ज रहेगा, यानी कि नेट चार्ज में किसी तरह कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि यही कंजर्वेशन है। किसी तरीके के चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, किसी तरीके का चार्ज आपस में टकराने के बाद ब्रेक नहीं हुआ है। अभी भी जितना चार्ज इसमें था 3 to 5, इसमें भी उतना ही चार्ज अभी भी हमको दिखाई पड़ रहा है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज neither can be created, charge can neither be created nor destroyed। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, बर्नौली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये सारे एग्जांपल भी कंजर्वेशन के ही होते थे, एनर्जी कंजर्वेशन भी पढ़ा हुआ है। तो एक चार्ज का भी एक कंजर्वेशन होता है, या इसको भी एनर्जी कंजर्वेशन ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी किसी तरीके से लॉस नहीं हो रही है। जो दूसरी और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है जो चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो, एनीथिंग कैसी हो, वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे 2, अब ये 2 पूरा कंप्लीट है, लेकिन अगर 2.5 की बात करी जाए तो क्या है, इसको बोल सकते हैं ये इंटीजर है, ये इंटीजर होता है, जबकि ये डेसिमल नंबर है, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो चार्ज हमेशा कैसा मिलता है, क्वांटाइज पोजीशन में मिलता है, यानी कि हमेशा चार्ज आपको जब भी दिखाई पड़ेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। कभी भी आपको 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा गलत है, क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस में पहले से स्टडी हो रही है, आज भी स्टडी हो रही है, आगे भी होती रहेगी, लगातार साइंस में रिसर्च चलता रहता है। तो एक नया पॉइंट है कि अभी एक नया चार्ज इन्वेंट हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क। ये सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वार्क। और ये चार्ज कैसे हैं, ये क्वांटाइज नहीं है, इसके बावजूद ये क्या हैं, चार्ज हैं 2e/3 और e/3 या 1e/3। ये 2 तरीके के चार्ज इन्वर्ट करे गए हैं, इन चार्जेस को हम बोलते हैं क्वार्क। ये रेशनल फॉर्म में या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिले हैं हमें, और ये चार्ज होते हैं क्वार्क। 2 तरीके के चार्ज होते हैं, जो ये +2e होता है इसको बोलते हैं अप क्वार्क, और इसको बोलते हैं ये -e/3 है, इसको बोलते हैं डाउन क्वार्क। तो 2 तरीके के ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बोलता है क्वांटाइजेशन, तो ये बात सही है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, हमेशा कंप्लीट फॉर्म में पाया जाता है, इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर वैल्यूज के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जैसा कि साइंस में रोज़ रिसर्च होता रहता है, रोज़ नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, उसी तरीके से नया इन्वेंशन हुआ है और हमको मिले हैं एक कुछ चार्जेस, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने डिराइव करे हैं, डिस्क्राइब करे हैं या इन्वेंट किए हैं, जो किस फॉर्म में पाए गए हैं, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको मिले हैं, जैसे +2e/3 और -e/3। और इस टाइप के चार्जेस को नाम दिया गया क्वार्क। उसमें से जो पॉजिटिव 2e/3 है उसको बोलते हैं अप क्वार्क, जो नेगेटिव e/3 उसको बोलते हैं डाउन क्वार्क। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं चार्ज की। थर्ड भी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसको एडिटिव होती है, यानी कि डायरेक्टली इसका एडिशन करा जा सकता है। अब चार्ज भी 2 तरीके के पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज 2 तरीके के होते हैं, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। अगर हम 2 सेम चार्जेस को, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव को एक साथ रख दें, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। यानी कि अगर सेम चार्जेस को हम सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज बट उनका सेम साइन भी हो, अगर उनको हम क्या रख दें, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रख दें,
तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अगर हम अपोजिट चार्जेस को रख दें, माइनस प्लस को रख दिया और प्लस माइनस को रख दिया, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैंने दो प्लस चार्ज इस तरीके से रखे, जब मैं इनको रखूँगा एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा, यानी कि इधर की तरफ, ये वाला इसको इस साइड में रिपल कर रहा होगा, इसको पुश कर रहा होगा कि आप उधर जाइए, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर कोई फोर्स लगा रहा है। और इसी फोर्स को पढ़ने के लिए हमको एक चीज़ पढ़ाई जाती है, कूलम्स लॉ, जो हमको बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। यानी कि चार्जेस किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। आपको इंटरेक्शन ही पता चल रहा है कि चार्ज जब सेम चार्जेस को रख दिया तो रिपल किया, जब अपोजिट चार्जेस को रख दिया तो अट्रैक्ट किया, ये इंटरेक्शन बताया। इसी इंटरेक्शन को डिफाइन करने के लिए एक लॉ दिया गया, जिसको साइंटिस्ट कूलम ने दिया, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, कूलम्स लॉ, जहाँ पर इसमें हमको बताया जाता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। यानी कि ये चार्ज इसको किसी फोर्स से अपने से रिपल कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, ये वाला चार्ज किसी फोर्स से इसको रिपल करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम मान लें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनको हमने r डिस्टेंस पर रख दिया था, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको बोलते हैं सेकंड चार्ज। तो ये जो सेकंड वाला चार्ज होगा, फर्स्ट वाले पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले पर कितना लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों चार्ज साइन में तो डायरेक्शन में तो अलग अलग होते हैं, बट मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमको कूलम लॉ क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो दोनों चार्जेस के, अगर ये प्लस Q1 था, ये प्लस Q2 था, तो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमको बताता है कूलम्स लॉ। और जब हमने इन लोगों को दोनों कंबाइंड किया तो हमको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ पर K क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है। बट इस कांस्टेंट की खूबी क्या होती है, ये कांस्टेंट हमेशा मीडियम पे डिपेंड करता है। तो कूलम लॉ हमको बताता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, के चार्ज किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होंगे, रिपल करते होंगे, प्रॉपर्टी उनमें किस तरीके से आई, या अट्रैक्ट या रिपल, अट्रैक्शन या रिपल्सन में किसी तरीके का उनको आपस में फोर्स लगाना पड़ता होगा। इसी को डिफाइन करता है हमारा कूलम लॉ, जिसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R², या रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और इसी को बोलते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो कुछ इससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला हम लोगों ने एक और पढ़ा हुआ है, वो है Fg इक्वल टू Gm1m2 अपॉन R², ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते नज़र आते हैं। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले का अरेंजमेंट भी हमको काफ़ी हद तक इसका सेम दिखाई पड़ रहा है कि इसमें भी एक कांस्टेंट होता है, इसमें भी एक कांस्टेंट होता है, इसमें दो चार्ज लिए जाते हैं, इसमें दो मास लिए जाते हैं। अब चार्ज और मास के बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए कि मास भी एक तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। बट चार्ज मास के साथ में आ सकता है, बट मास में हमेशा चार्ज होगा, किसी पर्टिकुलर एक मास में हमेशा चार्ज होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनमें कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो। तो ये फॉर्मूला हमको देखने में कुछ कुछ सेम लगता है। अगर इस दोनों लॉस की, ये ग्रेविटेशनल लॉ लिखा हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम लॉ लिखा हुआ है, इन दोनों की अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ये दोनों ही फॉर्मूले। अगर डिफरेंस की हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कांस्टेंट K होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो मीडियम पे कहीं पर भी डिपेंड नहीं करता है। अगर दूसरी इसकी दूसरे डिफरेंस की हम बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। हमने देखा है यहाँ पर अगर सेम चार्जेस को रख दिया तो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस को रख दिया तो अट्रैक्ट करेंगे। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा इस तरह का कुछ नहीं होता, केवल अट्रैक्शन की बात होती है। ग्रेविटी में हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ना कि रिपल करती है। तो ये इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज़ है कि ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जबकि अगर बात करी जाए इनके बीच के डिफरेंस की तो सबसे मेन पहला डिफरेंस तो इनके कांस्टेंट का है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, जबकि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कहीं पर भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, दोनों प्रॉपर्टीज़ के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है।
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करें तो उसमें जो भी दो क्वांटिटीज ली जाती हैं उनमें हमेशा केवल अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन कभी नहीं होता है। तो ये हमारा होता है कूलम लॉ। अब अगर इसी चार्ज की हम बात करें, ये तो हमने चार्ज लिए थे, किसी डिस्टेंस पर हमने इनको रख दिया था, तो इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस वाले चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया था फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि कहीं ना कहीं ये फोर्स तभी लगा होगा अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं। भाई तो मैंने इस चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी में रख दिया, इन्फिनिटी में रख देता हूँ मैं इसको दूसरा चार्ज, और इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब इन्फिनिटी में रखा है यानी कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है। क्या अब ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, रिपल कर पाएगा? हमने अभी पढ़ा फोर्स 1/r², यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है फोर्स कम हो रहा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहीं ना कहीं हर चार्ज की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती होगी। इसी कैपेसिटी को डिफाइन करने के लिए हमको बताई गई है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टर्म आया इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कितने रीजन तक कोई चार्ज किसी भी अपोजिट चार्ज को या किसी भी अदर चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है, कितनी दूर तक उसकी फील्ड रहती है, कितनी दूर तक उसकी कैपेसिटी का असर रहता है, इफेक्ट रहता है। इसी को डिफाइन करने के लिए हमको बताया गया एक नया कॉन्सेप्ट जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर हमें किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, कैपेसिटी निकालनी हो, तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आपसे कहा जाए आप अपनी कैपेसिटी बताइए, तो आप कैपेसिटी अपनी तब तक किसी भी चीज़ में नहीं बता सकते जब तक आप किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करेंगे। बिना कंपैरिजन के कैपेसिटी बता पाना इम्पॉसिबल है। अब हम कैसे बता सकते हैं अपने बारे में जब तक हम किसी से कंपेयर ना करें। अगर कोई आपसे पूछे आप कितनी देर पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप मतलब सबसे ज़्यादा देर तक आप ही पढ़ रहे होंगे, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कोई कंपैरिजन नहीं होगा। आप तब बता सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं मेरा फ्रेंड 6 आवर पढ़ता है, मैं 10 आवर पढ़ता हूँ, यानी कि आप कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा पढ़ते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया गया। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए भी हम लोग कंपैरिजन का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देख लो दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई में हमको इस चार्ज की निकालनी, कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने क्या किया, और किसी डिस्टेंस पे निकालनी है। हम ये चेक करना चाहते हैं इतनी डिस्टेंस पे इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, यानी कि इसका जो फोर्स है वो यहाँ पर किसी भी तरीके कोई इफेक्ट डाल सकता है अगर हम कोई भी चार्ज रख दें। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। इसको हम टेस्ट चार्ज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसकी मदद से इससे कंपेयर करा करके इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी कैपेसिटी को हम लोग क्या करेंगे, जज करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये टेस्ट चार्ज होता है इसलिए हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉइंट चार्ज और बहुत ही छोटा चार्ज। पॉइंट चार्ज या छोटा चार्ज इसलिए ले रहे होते हैं ताकि इसकी अपनी कोई, हम ये मान के चलते हैं इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इसके अंदर अपनी इसकी खुद की कोई कैपेसिटी नहीं होगी, या इसके अंदर किसी तरीके का अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इन दोनों चार्जेस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इस टेस्ट चार्ज को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। हमने कंपेयर किया, इन दोनों के बीच के चार्ज को इस टेस्ट चार्ज से हमने डिवाइड कर दिया है। तो अगर इन दोनों के बीच के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो क्या होता है कि ये Q था, ये चार्ज था Q0 कूलम लॉ से, अपॉन r² अपॉन Q0। तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, यानी क्या है KQ अपॉन r², और यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। यानी कि अगर हमें किसी भी चार्ज की कैपेसिटी को चेक करना होगा, न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी हमको यही करना है कि हम कोई भी एक टेस्ट चार्ज मान लेंगे, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस मेन चार्ज का इफेक्ट हम लोग चेक कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब बार बार एक चीज़ यहाँ पर आ रही है K। ये क्या होता था, एक कांस्टेंट होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसी को फर्दर डिफाइन कर दिया गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट में। इस K की ही वैल्यू ये होती है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये होता है परमिटिविटी। अब हमको दिखाई पड़ रहा है K की वैल्यू कहीं ना कहीं एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रही है। एप्सिलॉन भी मीडियम पे डिपेंड करता है और कोई कांस्टेंट नहीं है।
ये कांस्टेंट नहीं होता है। और किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन मीडियम पे डिपेंड करता है। तो हमको दिखाई पड़ रहा है जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी के की वैल्यू कम होती जाएगी। जब के की वैल्यू कम होती जाएगी तो कहीं ना कहीं के फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता था, फोर्स भी कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू घटती है। जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे जैसे घटती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। अब परमिटिविटी होती क्या है? परमिटिविटी बना हुआ है परमिट, जो परमिशन एक वर्ड होता है, परमिट वर्ड होता है, उससे मिलकर के बना हुआ है। यानी कि परमिटिविटी जो कांस्टेंट होता है ये हमको ये किसी भी चार्ज को परमिट करता है, उसका अपोज करने के लिए परमिट करता है कि ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना जनरेट हो या चार्ज किसी तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगा पाएँ। अगर परमिटिविटी की बात करें तो परमिटिविटी की वैल्यू फोर्स में हमारे फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या एयर में सबसे कम होती है। इसके अलावा माइका की वैल्यू, वाटर की वैल्यू, वो सब मैंने आपको नोट्स में दे रखी है। और जो रिवीजन नोट्स आपको दिया हुआ है जो वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है। तो हम लोग के को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, ये भी मीडियम पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने देखी, इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म और हमको सिखाया गया है। वो था, हम लोग स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हमें समरी इसकी समझनी है। केवल हम लोग डिटेल में पढ़ने को सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, हमको यहाँ पर केवल समरी समझनी है। तो समरी समझने के लिए थोड़ा शॉर्ट में हम लोग चलेंगे। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और डिफाइन किया गया, उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर इफेक्ट डाल रहा था। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट चार्ज यहीं पर होता, हो सकता है कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखा होता है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट ना होता है? बिल्कुल होता है। अगर ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज हम लेते तो क्या करता है, या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते तो ये वाला जो चार्ज था इस चार्ज को क्या करता है, रिपल करता है। हो सकता है यहाँ पर कोई चार्ज रखा गया होता है तब ये वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा होता है। हो सकता है यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ होता है तो ये वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा होता है। इन्हीं इमेजिनरी लाइन्स को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो हमेशा जो पहला पॉइंट हमको इसमें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, कि जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है अवे फ्रॉम चार्ज होती है। इस तरीके से अवे फ्रॉम चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज होंगी। जबकि अगर नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टूवर्ड्स चार्ज होंगी या इनवर्ट्स होंगी। इसको आप आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पर क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज। ये किसके लिए होगा, ये हमारा था पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक। जो हमको दूसरा पॉइंट याद रखना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कोई भी चार्ज इस तरीके से रखा हुआ है, ये प्लस क्यू है, ये भी कोई प्लस क्यू है, हमको पता है कि ये दोनों में फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, अवे फ्रॉम चार्ज हो रही होंगी। लेकिन कभी ये सिचुएशन नहीं होगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन कभी अगर सिचुएशन आ भी जाती है इंटरसेक्शन की, तब क्या होता है, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी, ये फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी। ये दोनों अगर इंटरसेक्शन होने की पॉसिबिलिटी भी होती है तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, रिपल कर देती हैं। अगर कभी इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी हो भी रही होगी तो दोनों फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपल कर देंगे। जो तीसरी बात हमको याद रखनी है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई क्लोज लूप नहीं बनाती हैं कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज था, ये भी प्लस क्यू चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और क्लोज लूप बन गया। कभी भी क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं बनाती। हाँ, मैग्नेटिक लाइन्स बना सकती हैं। जब हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये जैसे चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, मैंने ऐसे नहीं बनाई है या ऐसे नहीं बनाई, मैंने हमेशा कैसी बनाई है, इस तरीके से। यानी कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर।
तो जो भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, नंबर 4 पॉइंट, वो हमेशा चार्ज की सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज, हमेशा सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी इस तरीके से। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस तरीके से। इसके अलावा अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता करना है तो हम लोग सीधे उसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, भाई देखो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है, अगर इसकी हमें डायरेक्शन पता करनी है तो इसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें। अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसकी डायरेक्शन इस साइड थी, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड होगी। जो छठा पॉइंट हमको याद रखना है, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, जीरो होती हैं, जबकि कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये 5-6 पॉइंट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं और ये भी डिस्क्राइब कर रही होती हैं कैपेसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अच्छे से डिस्क्राइब कर रही होती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम चार्ज होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स चार्ज होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो एंगल होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्शन नहीं होता है उनका, अगर इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है तो हमेशा एक दूसरे को रिपल कर देती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं ना कहीं डेंसिटी पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट रख दिया, ये Q0, तो यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा है। या यहाँ पर रख देता हूँ मैं, यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और दूर रखा यहाँ पर फोर्स कम होगा, यानी कि ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की, वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये होती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसी में एक बात आती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या अपने कूलम लॉ की बात करें तो उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है भी आता है, या सिस्टम ऑफ चार्जेस भी इसको बोलते हैं। वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक मिनट देख लूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सिस्टम ऑफ चार्जेस हमें क्या बताता है, बहुत सिंपल सी चीज़। अभी तक हम लोगों ने कूलम लॉ देखा था, एक चार्ज यहाँ पे लिया, एक चार्ज यहाँ पे लिया, और दोनों चार्जेस के बीच में की डिस्टेंस अगर r थी तो मैंने इनके बीच का सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दिया कि Q1 Q2 अपॉन r²। अब कहीं पर एक सिस्टम इस तरीके का दे दिया गया, ये Q3, ये Q1, ये Q2, और हमसे पूछा गया इस चार्ज Q2 पे नेट फोर्स हमको बताना है। इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स क्या लगेगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है सिस्टम ऑफ चार्जेस, जहाँ पर बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम दिया जाएगा, बहुत सारे चार्जेस की अलग अलग पोजीशंस होंगी, वही होता है सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। इसके लिए अगर हमें इस चार्ज पर अगर हमको निकालना है फाइंड नेट फोर्स या फील्ड भी पूछी जा सकती है, नेट फील्ड या नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q3। अगर हमें चार्ज Q1 और Q3 की वजह से चार्ज Q2 पे नेट फोर्स जो भी लग रहा होगा, नेट फील्ड लग रही होगी, उसको निकालना है, उसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। सिंपल सी बात होती है, इस पर जो भी नेट फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा, वेक्टर सम के इक्वल होता है। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मान लेते हैं ये सभी पॉजिटिव चार्ज हैं ये। अब अगर ये इस Q1 की हम बात करें और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीच की डिस्टेंस a है। अगर हम इस चार्ज की बात करें तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है। हमको करना क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में, और खास करके इस तरह के क्वेश्चन जो फिगर वाले आते हैं, जिनमें कोई रेक्टेंगल दिया होगा, स्क्वायर दिया होगा, और अच्छे लेवल क्वेश्चंस में जाएंगे तो 3D सर्फेसेस हो सकता है दे दी गई हो, क्यूब दे दिया गया हो, क्यूबाइड दे दिया गया हो। तो हमें करना क्या होता है, हमको नेट फोर्स निकालना होता है, और हमेशा दो चार्जेस का पेयर हम लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पेयर हम लेंगे Q1 और Q2 का। अगर इस Q2 की चार्ज की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है, ये Q1 चार्ज भी पॉजिटिव है।
यानी कि दोनों चार्ज सेम पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। तो ये हम लोग जिस चार्ज के लिए नेट फोर्स निकाल रहे होते हैं उस चार्ज पर अदर चार्जेस का इफेक्ट देखते हैं। ये चार्ज इसको क्या कर रहा होगा, किसी एक फोर्स से रिपल कर रहा होगा। तो हमने मान लिया किस फोर्स से कर रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस सेकंड पोजीशन वाले 2 वाले चार्ज पर 1 की वजह से एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F21। जबकि थर्ड वाला चार्ज भी सेकंड को क्या कर रहा होगा, क्योंकि दोनों फिर से पॉजिटिव है, ये भी रिपल कर रहा होगा। किस फोर्स से कर रहा है, F(2) ड्यू टू 3। अब ये दोनों ही वेक्टर हैं। अब इनका जो भी नेट आएगा वही आएगा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2। अगर एंगल की बात करें, हमें पता है कि जब भी वेक्टर सम हम लोग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा अंडर रूट, यही आता है हमारा नेट या रिजल्टेंट। तो सेम चीज़ हमको यहाँ पर करनी है, हमको रिजल्टेंट निकालना है एक तरीके से। अब हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, यानी कि दोनों की वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की अगर हम बात करें, अब ये Q1 इक्वल टू Q था, Q3 इक्वल टू भी Q था और Q2 इक्वल टू भी Q था। अगर ए वाले वेक्टर की बात करें, यानी कि ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लिया ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर ए वेक्टर की हम बात करें तो ए वेक्टर इन दोनों के बीच का कूलम लॉ लगाइए, क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर दी गई है हमको ए, यानी कि ए स्क्वायर। अगर इस बी वेक्टर की बात करें, यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, तो बी वेक्टर क्या आएगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व किया तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी आया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन्हीं की वैल्यूज उठा करके हम यहाँ पे रखते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू फिर से के क्यू अपॉन ए स्क्वायर और के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होता है यानी कि यहाँ पर स्क्वायर भी हो जाएगा, के स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 4, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 ए की पावर 4, ओवर राइटिंग हो गई, दोबारा लिख देते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 के क्यू ए स्क्वायर इंटू के क्यू ए स्क्वायर। और कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि के स्क्वायर क्यू की पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4 प्लस के स्क्वायर क्यू की पावर 4, के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर के क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 प्लस के क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये के क्यू स्क्वायर है सॉरी, अपॉन ए की पावर 4, यानी कि यहाँ टोटल आ गया मेरे पास 3 के स्क्वायर क्यू की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4। इसको रूट से जब हम बाहर लेके आएंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3, यही है मेरा नेट फोर्स। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब बहुत सारे चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया जाता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस भी बोलते हैं। हमें सिंपल सा काम करना होता है, फिगर वाले क्वेश्चन में हमेशा पेयर बनाने होंगे और दो के पेयर में कूलम लॉ लगाना होगा, और सबसे निकलने वाले फोर्स का नेट निकाल लेते हैं, नेट फोर्स निकाल लेते हैं, और उससे हमको मिल जाता है तीसरे चार्ज पर बाकी सारे चार्जेस की वजह से इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा। अब ये सारी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज किस तरीके से फोर्स लगाता है, अगर कई सारे चार्जेस को रख दिया जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किस तरीके से समझाया गया। इसी तरीके से हमको एक अरेंजमेंट और बताया गया कि अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को किसी डिस्टेंस 2l पे रख दें तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलने लगते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूमेरिकल की बात करी जाए तो न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन साइन में अपोजिट, इक्वल अपोजिट चार्जेस को हमने किसी डिस्टेंस 2l पे रख दिया तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इफ वी केप्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस at any
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कंडीशन ये होती है बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटी होनी चाहिए, एट एनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देन दिस अरेंजमेंट इज known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ -q, यहाँ पे रख दूँ +2q और बीच की डिस्टेंस ले लूँ 2l, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नहीं होगा। हाँ, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ये 2q चार्ज है, -q चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2q का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। पहली बात तो पॉजिटिव है, दूसरी बात इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। नेगेटिव चार्ज का इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा। दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अट्रैक्शन होगा, लेकिन कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा। यहाँ +2q चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए -q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस तो हैं बट इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका अलग अलग है, q है, ये 2q है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी में एक चीज़ हमको डिफाइन करी गई, डाइपोल मोमेंट। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, वो कुछ नहीं होता है, वो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, Q × 2L। यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। अब हमेशा डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं? 2L लेने का कोई खास रीज़न नहीं है। 2L हम लोग अपने जो भी मैथमेटिक्स होती है, जो भी हमको प्रूवमेंट करने होते हैं, उनको सिंपल करने के लिए लेते हैं। और हमेशा डाइपोल का कोई ना कोई सेंटर भी हम लोग लेके चल रहे होते हैं। मान लीजिए सेंटर O है, तो ये डिस्टेंस L हो गई, ये डिस्टेंस L हो गई। अब हम लोग लगातार क्या बात कर रहे हैं, किसी भी चार्ज के पीछे हम फोर्स निकालते हैं, किसी भी चार्ज के पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो अब हम इस पूरे अरेंजमेंट के पीछे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें अब क्या होती जा रही हैं, स्टैंडर्ड होती जा रही है। अभी हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे थे, अब हम लोग किसी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है एक्सियल कंडीशन या एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं किसी भी डाइपोल के पीछे। ये चार्ज -q, ये चार्ज +q, ये इनके बीच का सेंटर O, ये बीच की डिस्टेंस 2L, ये सेंटर है तो ये भी डिस्टेंस L हो गई, ये भी डिस्टेंस L हो गई। और हमसे बोला गया है इन दोनों चार्जेस के जो सेंटर की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, इनके बीच के सेंटर को भी जो लाइन ज्वाइन करती है, उसी के अलावा हमको किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। यानी कि हमको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P, जो कहाँ पर है, इनकी सेंटर की लाइन ज्वाइनिंग पे, और जो कितनी डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से, x डिस्टेंस पे। और ये इसके एक तरीके से एक्सेस में है, एक्सियल पोजीशन इसलिए इसको बोलते हैं। अब अगर देखें तो ये चार्ज, फिर से हमने यहाँ पर क्या सोचा अपने दिमाग में, कोई एक टच चार्ज रख दिया होगा। तो अगर इस डाइपोल के लिए इस चार्ज की बात करें तो ये वाला चार्ज इस पर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रहा होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसको क्या बोल रहा होगा, ये मान लिया पॉजिटिव टच चार्ज हमने लिया, ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये वाला चार्ज क्या कर रहा होगा, इस वाले को अपने से दूर भगा रहा होगा, यानी कि रिपल कर रहा होगा, E2। अगर ये 2 मान लेते, ये 1 मान लेते। ये वाला फर्स्ट वाला चार्ज इस टच चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये सेकंड वाला चार्ज इसको रिपल कर रहा है, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन वाली है। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यानी कि हमको यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, ये भी एक तरीके से सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गया। यहाँ पर भी हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या नेट फोर्स निकालना होता है तो नेट फोर्स निकालते हैं। अब E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा। अब हमको पता है कि जब भी नेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। डायरेक्शन अलग होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। फिलहाल E1 प्लस E2 करते हैं। अब यहाँ पर E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी या E2 की, यानी कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ ज़्यादा नज़दीक रखा हुआ है हमारा टेस्ट चार्ज, यानी कि इसके पीछे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पावरफुल होगी, यानी कि E2 होगा ग्रेटर देन E1। और दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। और वेक्टर का हमेशा सम होता है, कभी डिफरेंस नहीं होता है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखें, E1 प्लस माइनस E2, बल्कि इस तरीके से E1 माइनस E1 प्लस E2, या इसको हम लिख सकते हैं E2 माइनस E1।
अब हमें कुछ नहीं करना है, हर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देनी है। अगर E2 चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या होती है, KQ/R²। इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, ये पूरा x है, ये L है, तो ये कितनी डिस्टेंस बची, x - L। इस वाले चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस P से, ये L, ये पूरा x यानी कि x + L होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, KQ x + L का होल स्क्वायर प्लस x - L का होल स्क्वायर अपॉन x - L का होल स्क्वायर x + L का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया, KQ x² + L² + 2xL x² + L², बल्कि माइनस होगा, यहाँ पर माइनस है, माइनस -L² + 2xL अपॉन ये a - b a + b लिखा है, यानी कि x² - L² का होल स्क्वायर। ये x² कट गया, L² कट गया, x² कट गया, L² कट गया, यानी कि यहाँ से क्या आया, k × Q 2xL + 2xL कितना हो गया, 4xL अपॉन x² - L² का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो भी हम लोग डाइपोल का डिस्टेंस ले रहे होते हैं बहुत शॉर्ट ले रहे होते हैं। जब वो डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होगी तो उसका L² भी बहुत शॉर्ट होगा, यानी कि बहुत छोटा होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, 0 मान लिया, टेंस टू 0, यानी कि आ गया 4xL × KQ अपॉन x⁴। ये x एक पावर कट गई, या 4L KQ अपॉन x³। फिर से अब हमको यहाँ पर लाना होता है डाइपोल, यानी कि हमने लिखा है इसको डाइपोल, हमको पता है Q × 2L, इससे एक 2L हमने निकाल लिया, यानी कि K। और जब हमने L को हटा दिया होगा तो ये L भी ख़त्म हो जाएगा। L को हमने क्या मान लिया है, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या आया, KQ, एक Q को हमने इसके साथ ले लिया, एक 2L ले लिया, यानी कि यहाँ पर बचा 2K × 2L अपॉन x³, या इसको पूरा प्रूव करते हैं तो आता है 2KP अपॉन x³। ये होती है एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ये हमारी एक्सियल पोजीशन। इसी तरीके से एक दूसरी पोजीशन भी होती है जो होती है इक्वेटोरियल। वो क्या होती है, यहाँ पर हमको कोई डाइपोल दिया गया -Q, ये +Q, इनके बीच की डिस्टेंस 2L, ये बीच का सेंटर O, यानी कि ये L, तो ये भी L। अब कि हमसे कहा जा रहा है कि इस पॉइंट पे, इसके बाइसेक्टर पे हमको निकालना है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस जो बीच की है ये है x, हमको इस पॉइंट पे निकालना है। फिर से वही बात, अब कि हम लोग यहाँ पर डिस्चार्ज रख देते हैं +Q। अब इस वाले माइनस की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में ये हो गया E1, ये पॉजिटिव, ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, यानी कि डायरेक्शन ये E2। अगर इसको थीटा मान लें, ये 90, ये 90 - थीटा, यानी कि कुछ इस तरीके से, तो हमारा E नेट इस डायरेक्शन में आएगा। और जो क्या आएगा, हम इसके कंपोनेंट भी ब्रेक कर सकते हैं, ये 90 - थीटा, तो ये थीटा यानी कि E cos थीटा, E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। पूरा प्रूवमेंट नहीं बता रहा हूँ, प्रूवमेंट देखने के लिए आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल सर्च कर लें यूट्यूब में, इलेक्ट्रिक डाइपोल बूस्ट प्लस अकेडमी, वहाँ पर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इक्वेटोरियल पोजीशन में, वो आता है KP अपॉन x³। जो हमारा एक्सियल आया था वो आया था 2KP अपॉन x³। यानी कि यहाँ से एक चीज़ हमको देख के पता चल रही है कि जो E एक्सियल होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये हमको यहाँ से देख के पता चल रहा है, इसको नोट कर लीजिए।
अब अगर हम लोग जनरल पॉइंट की बात करें, अभी हम लोगों ने एक्सियल देखा, फिर इक्वेटोरियल देखा, अब अगर जनरल पॉइंट की बात करें, जनरल पॉइंट का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने डाइपोल लिया था, इस तरीके के डाइपोल लिए थे, -q + q, बीच की डिस्टेंस 2l, ये सेंटर O। एक बार हम लोगों ने निकाला इस पॉइंट P पर, तो ये हो गया एक्सियल। एक बार हम लोगों ने निकाला इस पॉइंट P पर, ये हो गया इक्वेटोरियल। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए इस पॉइंट पर निकालो P पर, यही हमारा जनरल पॉइंट है, और इसमें हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, x और थीटा। इसका प्रूवमेंट भी आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल उस अकेडमी सर्च करके देख सकते हैं। यानी कि अब कि हम लोग को इस पॉइंट पर निकालना है, बीच की डिस्टेंस है x और ये एंगल बना रहा है थीटा। इसके लिए जो सॉल्व करने पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट x, थीटा, वो आती है kp/x³ √1 + 3 cos² थीटा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल सा एक अरेंजमेंट होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, और उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जैसे हम लोग पहले चार्ज के लिए निकाल रहे होते थे। अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसी चार्ज की जो स्पेस में होता है, या उसके बाद में हम लोगों ने अरेंजमेंट की बात करी। अब हम लोग बात करते हैं, जो अगला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। उसमें हम लोग अब सरफेस की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी सरफेस पे चार्ज होगा, यानी कि शेप्स में चार्ज होगा, शेप क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, प्लेन शीट होगी, इनफाइनाइट लॉन्ग हमारा वायर होगा, इन पे सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, इसकी बात करी जाएगी। यानी कि अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। सबसे पहली बात, एरिया वेक्टर किस तरीके से होता है ये आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। ये मान लिया मेरी कोई कार्टेशियन सिस्टम है, और यहाँ पर कोई एक स्क्वायर रखा हुआ है, या कोऑर्डिनेट में मैंने कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक स्क्वायर बनाया है। अब मुझसे पूछा जाए इसका एरिया बताइए आप। ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है, ये B और ये B। अगर इसके एरिया की हम बात करें तो एरिया हम किस तरीके से लिखते हैं, A क्रॉस B, और ये लिखा हुआ है क्रॉस, या इसको हम देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया होगा तो एक रिजल्टेंट आया होगा, ये लिखा है रिजल्टेंट। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो जो भी हमारा रिजल्टेंट आता है तो वो कैसा आता था, वेक्टर। इसीलिए हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा एरिया क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और उसके लिए फॉर्मूला दिया गया है E × A, या EA cos थीटा। यानी कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एरिया पे, सरफेस के एरिया पे डिपेंड करता है। किस तरीके से, एक कोई शीट थी, इसके अंदर चार्ज था, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही थी, और एक शीट ये थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ा दी। क्या हुआ, इसका एरिया बड़ा था, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होकर के जा रही हैं, 4। इसका एरिया छोटा था, इसके कंपैरिजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे होकर के जा रही हैं, 3। यानी कि अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखें तो लिख सकते हैं 4, इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें तो 3। यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा था, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे भी डिपेंड कर रहा था। तो फाई = EA cos थीटा। एरिया वेक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है कि हमेशा जो भी एरिया वेक्टर होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्मली आउटवर्ड्स फॉर 3D सर्फेसेस, और 2D के लिए इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, बल्कि अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड आउटवर्ड हो सकती हैं। फिलहाल जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा। यहाँ पर जो 2D सरफेस होती हैं उनको बोला जाता है ओपन सरफेस, और जो क्लोज सरफेस होती हैं उनको बोला जाता है, जो 3D सरफेस होती हैं उनको बोला जाता है क्लोज सरफेस। जो हमारी 2D सरफेस होंगी उनको बोलेंगे हम ओपन सरफेस, जो हमारी 3D सरफेस होंगी उनको हम बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और सिंपली सॉल्व करने के लिए हमको दिया गया है गॉस लॉ। एक साइंटिस्ट है गॉस, उन्होंने अपना एक लॉ दिया
ये फंडामेंटल लॉ है, इसका किसी तरह कोई प्रूवमेंट नहीं होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो भी फाई नेट होता है, यानी किसी भी 3D सरफेस का नेट फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें, वो हमेशा उस सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज यानी कि इनसाइड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये इन्होंने बताया गॉस लॉ ने, यही होती है गॉस लॉ। और गॉस लॉ हमेशा हर शेप के लिए कॉमन होता है, सेम फॉर एवरी शेप, यानी कि हमेशा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी शेप हो। अगर कोई स्फीयर ले लें, कोई क्यूब ले लें, क्यूब या क्यूबाइट, कोई कोन ले लें, कोई सिलेंडर ले लें, और सबके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, चार्ज हमेशा इनसाइड होना चाहिए, तो इन सभी का जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई नेट, वो हमेशा आएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, चार्ज हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। एरिया वेक्टर जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो हमेशा कैसा करेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड। दो चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाई नेट इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि अगर हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, तो हम लोगों ने पढ़ा था ई डी ए। डी ए क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर 3D सरफेस जब होती है तो हम लोग छोटे छोटे पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, इसलिए ई डी ए, एक छोटा सा एरिया। और यहाँ पर एक सिंबल इस तरीके का यूज़ करा जाता है, और यही सिंबल डिफाइन करता है किसको, क्लोज सरफेस को। हमेशा जब भी गॉस लॉ के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो हमेशा हमको एक सरफेस बनानी होती है, इमेजिनरी सरफेस, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। और ये बनाई क्यों जाती है, टू कीप चार्ज ऑन सिमेट्री, चार्ज को सिमेट्री में लाने के लिए। किस तरीके से वो देखते हैं। मान लीजिए कोई इनफाइनेटली लॉन्ग एक वायर है मेरे पास में, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है इसमें, और हमसे बोला गया है इस पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के पीछे किसी पॉइंट P पर, जो कि r डिस्टेंस पर है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने ये चार्ज सेलेक्ट कर लिया, इसको सिमेट्री में लाना पड़ेगा। सिमेट्री में लाने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यानी इस चार्ज को बिल्कुल सेंटर पे लेकर के आना है। इमेजिनरी कोई सरफेस बनाएंगे और 90% हम लोग यूज़ करेंगे अपने सिलेंडर का यूज़ करेंगे। तो अब इसको बनाने के लिए ये r डिस्टेंस है, तो मैंने यहाँ पर भी r डिस्टेंस लेट कर ली इस तरीके से, ये भी r। अब एक सिलेंडर के अंदर मैं इसको गॉसियन सरफेस के पैक करने जा रहा हूँ, और मैंने ये बना लिया सिलेंडर। अब ये चार्ज मेरा हो गया है सिमेट्री में। अब हमको मालूम है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सिलेंडर का, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू दिस वायर। अगर इस सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर डी है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल बीच का 90 डिग्री। अगर इस फेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया 90, वो एंगल 90 डिग्री। अगर इस फेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0 डिग्री। यानी कि 3 फेस होती हैं सिलेंडर में। तो अगर फाई नेट निकालें तो वो आएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। और ये चार्ज होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसकी कुछ ना कुछ किसी ना किसी डेंसिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके लिए जब भी लाइन की लेंथ की बात होती है तो हम लोग यूज़ करते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। पर यूनिट लेंथ में जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज की डेंसिटी को शो करता है। अब फाई नेट की बात करें तो फाई 1, अगर इसको फाई 1 बोल दें, इसको फाई 2 बोल दें और इसको फाई 3 बोल दें। तो फाई 1 की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है ई ए कॉस थीटा यानी कॉस 90 0 हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0। फाई 3 केवल होगा क्या, ई ए कॉस 0 डिग्री है, इसको ले सकते हैं ई ए
ठीक है। और फाइनेट, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाइनेट पड़ा हुआ है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डी ए, और इसको लिख सकते हैं ई डी ए इस तरीके से, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर का एरिया ले रहे हैं हम लोग। अब एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एल, यानी कि ई इंटू 2 पाई आर एल, और क्यू इनसाइड हम यहाँ से निकाल सकते हैं लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एल से एल कैंसिल हो गया, यानी कि इक्वल टू कितना है, लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह हमको सिलेंडर के लिए निकालना हो सकता है, स्फीयर के लिए निकालना हो सकता है, प्लेन सीट 2D सीट के लिए निकालना हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में बता चुके हैं। तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की बात करें और इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ की बात करें तो इतने टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। ये टॉपिक आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में, फिर हम लोग पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़, फिर चार्ज के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कूलम्स लॉ। एक तरीके से चार्ज की प्रॉपर्टीज़ ही हैं। इसी में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी चार्ज का एक अरेंजमेंट हम लोगों ने लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसी अरेंजमेंट के ऊपर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी पड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को निकालने का एक और तरीका गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस। तो ये पूरा आप लोग लेक्चर देखिए, फुल रिवीजन करिए और कोशिश करिए आगे से जो भी चैप्टर पढ़ें उसकी समरी आपके दिमाग में हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी समरी को देखिए। मंडे को आपका मैंने ऑनलाइन टेस्ट होगा, नियर अबाउट 500 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग अपनी पोजीशन को देखना चाहते हैं, अपनी रैंक को देखना चाहते हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर अटैम्प्ट करें। लेक्चर को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। एंड होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।